हेलो एवरीवन, मैं रवि शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां हम गेट, CSIR नेट, NBHM एंट्रेंस एग्जामिनेशन, TFR एंट्रेंस एग्जामिनेशन और ऐसे जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, उन सभी के लिए यूज़फुल मटेरियल एंड वीडियोस अपने इस प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड करते हैं। और आशा करते हैं ये सभी यूज़फुल मटेरियल एंड वीडियोज़ आप लोगों के बहुत काम आते होंगे। आज हम अपने पिछले टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए, जो कि था ग्रुप थ्योरी, उसके कंटिन्यूएशन में हम उसका नेक्स्ट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, जो कि है सम इम्पॉर्टेंट ग्रुप्स। और इन ग्रुप्स में भी सबसे पहले हम कवर करेंगे ग्रुप ऑफ इंटीजर्स मॉड्यूलो n। इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम सबसे पहले देखेंगे कि इंटीजर्स मॉड्यूलो होते क्या चीज़ हैं, वो कैसे फॉर्म्ड होते हैं, वो कैसे इक्विवेलेंस क्लासेस बनाते हैं और कैसे इक्विवेलेंस क्लासेस ग्रुप को फॉर्म करती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम अपने इस लेक्चर में आज कवर करने जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले इंटीजर्स मॉड्यूलो की डेफिनेशन से। फर्स्ट ऑफ ऑल शुरुआत करते हैं हम कॉन्ग्रुएंस की डेफिनेशन से। जैसा कि डेफिनेशन में आप देख रहे हैं, the two integers a and b are congruent modulo n if they have same remainder when divided by n, or their difference is a multiple of n. So basically congruence, जो congruency होती है उसका इंग्लिश में मतलब है सिमिलैरिटी। ये congruency आपने ट्राइंगल्स में भी पढ़ी होगी। तो वहाँ पर जब दो ट्राइंगल्स सिमिलर होते थे उनको कॉन्ग्रुएंस बोला जाता था। तो यहाँ पर भी ये सिमिलैरिटी है, बट सिमिलैरिटी किस चीज़ की? यहाँ पर सिमिलैरिटी है रिमाइंडर की। यानी कि दो इंटीजर्स अगर किसी एक नंबर से डिवाइड किए जाए एंड दैट नंबर इज n, तो वहाँ पर अगर उन दोनों इंटीजर्स का सेम रिमाइंडर आता है तो उनके बीच में एक रिलेशन बनता है एंड दैट रिलेशन इज बेसिकली दिस कॉन्ग्रुएंसी। तो इसको बोलते हैं A is congruent to B with mod n. So A and B are called congruent modulo n. इसको एक दूसरी तरीके से भी कहा जा सकता है और that second way is their difference is a multiple of n. यानी कि अगर A से B को अगर माइनस किया जाए तो उन दोनों का जो डिफरेंस होगा that is a multiple of n. ऑब्वियस सी बात है, जब दोनों के रिमाइंडर सेम है और दोनों को अगर माइनस किया जाएगा तो रिमाइंडर कैंसल आउट हो जाएगा, तो जो बचेगा वो प्योरली क्या बचेगा? दैट इज अ मल्टीपल ऑफ n। इस चीज़ को समझने के लिए थोड़ा सा एग्जांपल देखिए। 17 and 5 आर द टू कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूल 3। ये हमें लेट्स से यहाँ पर देखना है कि कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। अगर 17 में से 5 को माइनस करें तो यहाँ बचेगा 12, which is a multiple of 3. तो which means according to our second definition it is a congruent. अगर हम फर्स्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आते हैं तो अगर हम 17 को 3 से डिवाइड कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा? तो 17 को कैसे लिखा जा सकता है? 3 into 5 plus 2 that is equals to 17। तो यहाँ पर क्या बचा है? रिमाइंडर कितना है? 2। सिमिलरली अगर 5 को डिवाइड कर दिया जाए, 5 को डिवाइड करते हैं 3 से, तो हमें क्या मिलता है? 3 + 2 दिस इज इक्वल्स टू 5। तो ये भी क्या एक रिमाइंडर है। तो इसका मतलब दोनों के रिमाइंडर्स क्या हो गए? सेम हो गए। तो दिस इज अकॉर्डिंग टू आवर फर्स्ट डेफिनेशन एंड दिस पर्टिकुलर थिंग इज आर अकॉर्डिंग टू आवर सेकेंड डेफिनेशन। तो दोनों ही डेफिनेशंस को हम इस्तेमाल करते हैं और दोनों ही बेसिक फंडामेंटल डेफिनेशन का पार्ट है। इसी तरह हम बहुत सारे नंबर्स को टेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 17 की जगह यहाँ 11 होता, 11 and 5 आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो 3, 11 and 17 आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो 3। इसी तरह बहुत सारे हम नंबर्स इस तरह के फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली 184 and 51 आर कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो 19। तो दोनों को डिवाइड माइनस किया एंड उनका जो डिफरेंस आया वो आया 133 विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ 19। तो इस तरह से हम कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो जो की डेफिनेशन है वो हमने यहाँ देखी और हम किन्हीं भी दो इंटीजर्स को कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो टेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं कॉन्ग्रुएंसी की एक अनदर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक पे, वो है इक्विवेलेंस। यानी कि कॉन्ग्रुएंस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इक्विवेलेंस रिलेशन के केस में हमारे पास क्या था? हमें 3 डेफिनेशन प्रूव कर रही थी। फर्स्ट वन इज दिस इज रिफ्लेक्सिव। तो 3 प्रॉपर्टीज प्रूव करने के लिए फर्स्ट इज वन इज रिफ्लेक्सिव। तो वहाँ पर रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? प्रॉपर्टी में अगर कोई नंबर है
फॉर एनी ए विच इज बिलोंग्स टू द सेट, तो अगर कोई रिलेशन यहाँ वहाँ पर ये प्रूव होता है तो दिस इज अ रिफ्लेक्सिव ए टू ए। तो इसको टेस्ट करने के लिए हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए ए बी मॉड एन, यही है हमारी डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन कॉन्ग्रुएंसी की। तो अगर हम बी की जगह ए रख लें तो उस केस में क्या होगा, दिस बिकम दिस, और हमारी मैथमेटिकल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एन डिवाइड्स ए माइनस बी। सो यहाँ पर बी क्या है, ए ही होगा, तो ए माइनस ए, सो विच मीन्स एन डिवाइड दिस। तो कोई भी नेचुरल नंबर वो जीरो को डिवाइड करता है, तो दैट मीन्स आवर फर्स्ट कंडीशन इज फुलफिल्ड है। सेकेंड कंडीशन पर आ जाते हैं अब हम, एंड दैट सेकेंड कंडीशन इज वेदर इट इज सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के केस में कंडीशन क्या बनती है, सिमेट्री के केस में अगर आर और ए और बी के बीच में कोई रिलेशन है आर, तो देन देयर एग्जिस्ट अ रिलेशन बिटवीन बी एंड ए एज वेल, यानी कि उनके इन्वर्स का जो उनका इन्वर्स है उसमें भी वो रिलेशन फुलफिल करेगा। तो इस केस को हम कैसे प्रूव करेंगे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है कि रिलेशन है बिटवीन ए एंड बी, तो यानी कि दिस मॉड एन, यहाँ पर ये एग्जिस्ट करता है मॉड एन, और हमें प्रूव करना है बी एंड ए भी होगा। सो अकॉर्डिंग टू आवर प्रीवियस डेफिनेशन देयर डिफरेंस इज अ मल्टीपल ऑफ एन। तो यहाँ पर एक k ले लेते हैं, k इज एनी इंटीजर because their difference is a multiple of this, so a minus b is equals to nk where k is belongs to integers। so यहाँ पर अगर हम इस पूरी इक्वेशन को थोड़ा सा इसमें से माइनस बाहर निकाल लें तो क्या बनेगा, तो ये बनेगा b माइनस a, माइनस हमने बाहर ले लिया ब्रैकेट के, दिस इज nk, और b माइनस a, और दोनों साइड मल्टीप्लाई किया माइनस से तो बना एन के। इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं b माइनस ए, विच मीन्स अब यहाँ पे देखिए b माइनस ए इज अ मल्टीपल ऑफ n अगेन, तो इसका मतलब n डिवाइड्स b माइनस ए, विच मीन्स इन टर्न, विच मीन्स इसको इधर लिख लेते हैं, विच मीन्स इफ n डिवाइड्स b माइनस ए then b is congruent to a with mod n। तो इस तरह से हमने यहाँ पर अपनी सेकेंड प्रॉपर्टी भी प्रूव कर दी। अब हम अपनी थर्ड प्रॉपर्टी पर आ जाते हैं जो कि है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए हमें क्या चाहिए, कंडीशन है अगर कोई रिलेशन है बिटवीन ए एंड बी और वही रिलेशन है बिटवीन बी एंड सी, तो वहाँ पर ए एंड सी के बीच में भी वही रिलेशन होगा। तो इसको प्रूव करने के लिए हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या है, ए बी के बीच में रिलेशन है विच इज़ अ मॉड एन, एंड सेम रिलेशन है बिटवीन बी एंड सी के विच इज़ अगेन अ मॉड एन। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे सिंपल लैंग्वेज में, तो ये हो जाएगा दिस इज एन के एंड दिस बिकम बी माइनस सी एन के डैश, एंड के डैश आर द टू इंटीजर्स। तो इस इक्वेशन में से b की वैल्यू निकाल के हम इस इक्वेशन में अगर रखें तो ये बनेगा c प्लस एन के equals k dash equals to nk। so a minus c minus nk ब्रैकेट ओपन किया तो ये बना, और इसके बाद बना a minus c equals to n को अब इधर ले गए तो ये प्लस में हो गया, और प्लस में होने के बाद ये बनेगा k डैश। अब देखिए यहाँ पे a minus c इज अ मल्टीपल ऑफ n, तो अगेन हमारा वही फर्स्ट कंडीशन कि n is a a minus c is a multiple of n, so their difference is a multiple of
n, which means A and C are congruent modulo n. तो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी भी यहाँ पर क्या होती है, प्रूव. हेंस वी कैन से दिस इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन. दिस इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन. अब हम आते हैं अपनी कुछ अदर प्रॉपर्टीज पर. अभी हमने देखा कि कैसे इक्विवेलेंस क्लासेस फॉर्म्ड होती हैं, बट अभी हमने देखा कि कैसे कॉन्ग्रुएंसी की जो बेसिक डेफिनेशन है वो बनती है, और कॉन्ग्रुएंसी होती क्या चीज़ है, कौन से दो नंबर्स कॉन्ग्रुएंट कहे जाते हैं. अब हम देखेंगे कि इक्विवेलेंस क्लासेस क्या होती हैं और कैसे फॉर्म्ड होती है. सो नाउ कंसीडर द सेट ऑफ इंटीजर्स z एंड n बिलोंग्स टू n. तो यहाँ पर जो रिलेशन है, रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो n है, विच इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन दैट गिव्स द पार्टीशन ऑफ z into a disjoint equivalence classes. These classes are called congruence classes modulo n. यानी कि इसका मतलब है कि यहाँ पर कुछ एक ऐसी क्लास बन रही है, एक ऐसा सेट बन रहा है जिसके अंदर ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि z को किस में डिवाइड करते हैं, डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेस में डिवाइड करते हैं. इस पूरी चीज़ को समझने के लिए ना सबसे पहले हम आते हैं इस क्वेश्चन पे. इससे आपको थोड़ा समझ में आएगा कि एग्जैक्टली ये होती क्या चीज़ है. तो इसको करने के लिए हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर. अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या था, फाइंड द इक्विवेलेंट क्लास ऑफ 3 विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो 5. हमें फाइंड करनी है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो 5, विच मीन्स वी नीड टू फाइंड, हमें ऐसे x फाइंड करने हैं जो कि इस कंडीशन को फुलफिल करते हो. हमें ऐसे x फाइंड करने हैं जो इस कंडीशन को फुलफिल करते हो. तो इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए 5 शुड डिवाइड इज अ मल्टीपल ऑफ x माइनस 3. तो यहाँ पर x क्या होगा, x माइनस 3 इज 5k, k इज एनी इंटीजर्स. तो x क्या हो जाएगा यहाँ पर 5k प्लस 3. तो x हो गया 5k प्लस 3. अब k क्या है, यहाँ पर इंटीजर है, तो k की वैल्यूज क्या होंगी 0, 1, 2 एंड सो ऑन. और इसी तरह -0, -1, तो ये हो जाएगा सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे प्लस एंड माइनस. तो सबसे पहले हम करते हैं यहाँ पर प्लस करके 0 करके देख लेते हैं. तो 0 में सबसे पहले नंबर क्या आता है, सबसे पहला x हो गया 3, फिर इसके बाद 3 प्लस 5 8, फिर इसके बाद 3 प्लस 2, यहाँ 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10, 13 और इस तरह ये बढ़ता जाएगा. अच्छा, अगर हम इसमें माइनस भी डालते हैं तो 3 के बाद, यहाँ मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, इरेज करने के बाद हम यहाँ देखेंगे तो 3 के बाद यहाँ आएगा, 3 से माइनस कर दो, यहाँ से अगर यहाँ पर -1 आ जाएगा तो कितना होगा -2, और आगे जाएंगे तो ये कितना हो गया -7, और इसी तरह माइनस माइनस में चलता जाएगा. तो ये एक क्लास बन गई है, दिस इज क्लास. तो इसको हम बोलेंगे दिस. तो ये क्लास क्या है, -7, -2, 3 एंड सो ऑन. तो इस तरह से ये एक सेट हो गया जिसमें वो एलिमेंट्स हैं जो कि इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं. अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो वो सभी एलिमेंट्स का जो सेट है उसको हम बोलते हैं रेसिड्यू क्लासेस या फिर कॉन्ग्रुएंस क्लास. तो इस तरह 3 की एक यूनिक क्लास यहाँ पर हमें मिल जाती है. अब हम अपनी डेफिनेशन पर दोबारा वापस आते हैं. अभी आपने देखा कि कैसे क्लास बनती है, तो यहाँ पर देखिए डेफिनेशन में भी यही कहा गया है कि R इज अ क्लास ऑफ, दिस इज अ इक्विवेलेंस क्लास. सो दिस इज अ सेट ऑफ, ये सेट के साइन हो गया. सो M बिलोंग्स टू Z, तो M क्या हो गया, Z से बिलोंग हो गया, और M इज कॉन्ग्रुएंट टू R विद मॉड N. तो हमने M की जगह X लिया था, R की जगह हमारे पास ऑलरेडी 3 था, और मॉड N में यहाँ पर हमारे पास 5 था. तो इसी तरह से हमने एक पूरा सेट क्रिएट किया, एंड दैट सेट इज कॉल्ड
equivalence. This set is called equivalence class. So the integer m belongs to R for some R, and R is greater than equal to 0, and R is less than n if and only if m is congruent to R with mod, and that is n divides m minus R if and only if m minus R is equals to kn. तो वही चीज़ है जो अभी हमने डिस्कस की कि R is equals to R plus kn and k is belongs to z. तो हमारे केस में हमने क्या किया था, हमारे केस में R की जगह हमने x लिया था, और यहाँ पर सॉरी ये R नहीं है, ये कॉन्ग्रुएंस क्लास है. तो दिस कॉन्ग्रुएंस क्लास इज x, उसको हम लेट्स से x डैश कर लेते हैं. और इसके बाद r क्या है, यहाँ पर r हमारा था, कितना था r, 3 प्लस kn. अब 3 प्लस kn और k इज बिलोंग्स टू z. तो ये हमारी इक्विवेलेंस क्लास थी जिसको हमें फॉर्म करना था, और इसी तरह हम इक्विवेलेंस क्लास फॉर्म कर सकते हैं. अच्छा, अब किसी भी एक सेट में जिसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों, किसी भी एक सेट के अंदर जहाँ पर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, वहाँ पर कॉन्ग्रुएंस क्लासेस मॉड्यूलो n जो होगा वो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बराबर होगा. देखिए 0 1 2 3 n माइनस 1, तो z के इक्विवेलेंस क्लासेस हैं. दूसरा, इन इक्विवेलेंस क्लासेस में किसी में भी कोई दो क्लासेस के बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है. दे आर ऑल डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेस. सो जैसे हमने देखा था पीछे 5 था, 3 इज वन ऑफ द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ मॉड 5. इसके अलावा कौन कौन सी इक्विवेलेंस क्लास हो सकती हैं, 0 1 2 एंड 4. इसके अलावा 5 नहीं होगा, रीजन बीइंग कि 5 और 0 जो है वो बराबर है. तो इस तरह से हम कॉन्ग्रुएंस क्लासेस जो है वो किसी भी नंबर का फाइंड कर सकते हैं. ओके, अब आते हैं कुछ फ्यू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पर. इफ m इज अ मॉडुलस ग्रेटर देन 0, देन दिस इज इक्विवेलेंस क्लास. इक्विवेलेंस क्लास ऑफ a इज इक्वल्स टू a प्लस m. m यहाँ पर मॉड है, जैसे कि हमारा वहाँ पे 5 था. सो इसका मतलब हमारे केस में अगर हम सेकेंड इक्विवेलेंस क्लास लें, सेकेंड इज इक्वल्स टू 7. इसी तरह 1 इज इक्वल्स टू 6. इसी तरह 2 इज इक्वल्स टू 2 तो हो गया, 3 इज इक्वल्स टू मॉड 8. यानी कि इसमें सिर्फ हमें क्या डालना है, इसमें रिमाइंडर डालना है, क्योंकि ये रिमाइंडर क्लासेस है ना, रेसिड्यू क्लासेस. अब यहाँ पर तो रिमाइंडर नहीं है, यहाँ पर तो क्वोशंट भी है, क्योंकि 5 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 तो यहाँ पर आएगा ही, 1 प्लस 3 आएगा, तो 5 प्लस 3. तो इसीलिए इसको रेसिड्यू को हम इक्विवेलेंस क्लास में नहीं डालते हैं, बल्कि पूरा क्वोशंट नहीं डालते. सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी. इसके बाद एनी m इज ग्रेटर देन 0, देन x इज बिलोंग्स टू a, देन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ x एंड इक्विवेलेंट क्लास ऑफ a बोथ आर सेम. अगर कोई भी m नंबर है, कोई भी मॉडुलस m है, तो और वहाँ पर x इज बिलोंग्स टू a है, देन this the residual classes of x is equals to residual class of a. इसके बाद आता for a given module m is greater than 0, then we have two equivalence classes, then this condition will follow. यानी कि अगर दो कोई congruent numbers हैं तो उनकी equivalence classes होंगी क्या, सेम होंगी. तो कोई भी दो कॉन्ग्रुएंट नंबर्स की इक्विवेलेंट क्लासेस क्या होंगी, हमेशा सेम होंगी. रीजन बीइंग कि बोथ ऑफ देम हैव अ सेम रिमाइंडर. तो दोनों का सेम रिमाइंडर है, इसीलिए इनकी इक्विवेलेंस क्लासेस भी क्या होंगी, वो सेम होंगी. इसके बाद आता है हमारा थर्ड, इफ a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड n एंड c इज कॉन्ग्रुएंट टू d विद मॉड m. तो दोनों में m है मॉड, और देन a प्लस c and b plus d is having mod m, and a into c and is congruent to b into d with mod m. यानी कि अगर कोई भी दो सेट ऑफ नंबर्स हैं, a b है और c d है, और वो सेम मॉड्यूलो
में कॉन्ग्रुएंसी वाली कंडीशन को फुलफिल करते हैं तो उनका एडिशन और उनका मल्टीप्लिकेशन उस केस में वैलिड होगा। इसके बाद दो कॉन्ग्रुएंस क्लासेस हैं, लेट्स से ए और बी है, तो उन दोनों का सम उन दोनों के खुद के सम के कॉन्ग्रुएंट क्लास के बराबर होगा। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में भी हम यही कह सकते हैं कि दोनों का प्रोडक्ट जो है वो दोनों के खुद के मल्टीपल के रेजिड्यू क्लास के बराबर होगा। इसके बाद आ जाते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे। देखिए कॉन्ग्रुएंसी है जो हमने अभी तक देखा है कॉन्ग्रुएंसी में, वो बेसिकली एक छोटा सा रिकैप है। ये सब चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं सेट्स में, जब हमने इसको अपना किया होगा तो उसको पढ़ा होगा, और आगे भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स में हम कॉन्ग्रुएंसी को टच करने वाले हैं। बट यहाँ पर अभी जितनी ज़रूरत थी एट प्रेजेंट वो मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बताया। अब आते हैं ग्रुप ऑफ इंटीजर्स मॉड्यूल एंड जेड एन। तो ये जेड एन क्या है? दिस इज ग्रुप ऑफ इंटीजर्स विद मॉड्यूलस मॉड्यूलो एन। अब हमें प्रूव करना है कि ग्रुप ऑफ इंटीजर्स विद एन नंबर्स प्लस के साथ एक एबिलियन ग्रुप को फॉर्म करता है विच इज ऑफ ऑर्डर एन। देखिए इस कंडीशन को प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम क्या बोलेंगे कि ये चेक करेंगे कि ये क्लोज्ड है या नहीं है। तो क्लोज प्रॉपर्टी को हम कैसे देखते हैं कि अगर कोई भी दो नंबर हैं a एंड b, कोई भी दो नंबर है विच इज बिलोंग्स टू लेट्स से zn, तो a प्लस b ऑपरेटर के साथ भी वो क्या होंगे, दे बिलोंग्स टू zn। तो इसी कंडीशन पर अब हम भी चलते हैं। लेट्स से a और b दो हैं, दो क्या है, दो एलिमेंट्स हैं zn के, दो रेजिड्यू क्लासेस हैं, तो दोनों का समेशन क्या होगा, a प्लस b का रेजिड्यू क्लासेस का समेशन अभी मैंने आपको बताया था वो इक्वल होता है दोनों के कंबाइंड रेजिड्यू क्लास के, एंड दिस रेजिड्यू क्लास इज आल्सो बिलोंग्स टू zn। तो ये भी zn को बिलोंग करेगी, इसीलिए हेंस वी कैन से दिस इज अ क्लोज्ड। तो दिस प्रॉपर्टी इज फुलफिल्ड। इसके बाद हम आते हैं अपनी दूसरी प्रॉपर्टी पर, और उससे पहले हम इसको क्लीन कर देते हैं। सो हमारी दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी, यहाँ पर हम देखेंगे कि ये एसोसिएटिव है या नहीं है। तो एसोसिएटिव के केस में हम कैसे करते थे, हमने क्या किया था कि अगर कोई नंबर कोई रेजिड्यू क्लास है, लेट्स से ए है, और कोई रेजिड्यू क्लास बी एंड एक रेजिड्यू क्लास सी भी है, ये तीन रेजिड्यू क्लासेस हैं, दीज आर ऑल थ्री ऑफ देम आर बिलोंग्स टू zn। ठीक है जी। तो इस केस में हमें प्रूव करना है कि a प्लस, मैं आपको अभी सिर्फ एसोसिएशन की प्रॉपर्टी याद दिला रहा हूँ, a प्लस b प्लस सी शुड बी इक्वल्स टू a प्लस इन ब्रैकेट b प्लस सी। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, रेजिड्यू क्लासेस का साइन यहाँ पे लगा देंगे। सो दिस इज इक्वल्स टू रेजिड्यू क्लास ऑफ b प्लस सी। तो हमें प्रूव करना है कि ये दोनों इक्वल है। ठीक है, दिस इज रेजिड्यू क्लास, हमें ये प्रूव करना है। ओके फाइन, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अभी हम सबसे पहले इसको प्रूव करते हैं। तो हम राइट साइड से शुरू करते हैं कि a इज इक्वल्स टू रेजिड्यू क्लास ऑफ a एंड b प्लस सी। तो इसको देखिए, हमने अभी देखा था कि a प्लस b इज, ये पीछे हमने कंडीशन देखी थी ना, a प्लस b प्लस सी, सो दे आर इक्वल। सो विच मीन्स b प्लस सी को भी हम कैसे लिखते हैं इस फॉर्म में, तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस b प्लस सी। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों को कैसे लिखेंगे, इन दोनों को हम लिख लेंगे a प्लस बी प्लस सी। तो वेरी सिंपल। तो इसका मतलब तीसरे स्टेप में हमारा ये कंडीशन खत्म हो गया कि हम पहले इन दोनों को क्या करेंगे, डिसइंटीग्रेट करेंगे, फिर इन दोनों को ज्वाइंट कर देंगे। तो इस तरह से वी कैन से बोथ साइड्स आर इक्वल। तो हमारी सेकंड कंडीशन भी यहाँ पर क्या होती है, फुलफिल होती है। इसके बाद आती है हमारी थर्ड कंडीशन जो कि है आइडेंटिटी एलिमेंट। सो इसके लिए हमें एक ऐसा एलिमेंट फाइंड करना है जो पूरे ग्रुप में क्या हो, पूरे ग्रुप में
किसी भी नंबर के साथ अगर उसको ऐड किया जाए तो वो नंबर उसी के बराबर मिले। तो हम जानते हैं कि a के साथ अगर हमें किसी x को ऐड करना है, हम चाहेंगे तो हमें क्या मिले, a ही मिले, यानी कि उसका उसके ऊपर कोई असर ना हो। तो इसका मतलब हमें a प्लस एक्स क्या होना चाहिए, a प्लस एक्स कितना होना चाहिए, a ही होना चाहिए। और ये सिर्फ तभी हो सकता है जब x की वैल्यू क्या हो, 0। तो इसका मतलब दिस इज बिलोंग्स टू Zn इज आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ये पूरे ग्रुप के लिए दिस वन इज अ आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर प्लस, पॉजिटिव अंडर द ऑपरेशन ऑफ प्लस। तो इसके बाद आता है फिर हमारा नेक्स्ट पार्ट। तो यहाँ पर हमने आइडेंटिटी भी फाइंड कर लिया कि यस यहाँ पर आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करता है। फिर आता है हमारा इनवर्स कि यहाँ पर हर एक एलिमेंट के लिए एक यूनिक इनवर्स होगा, पर इससे पहले हम इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। सो इनवर्स के केस में हम कंडीशन क्या होती है हमारे पास कि अगर कोई a का इनवर्स है तो a प्लस लेट्स से दैट इनवर्स इज x शुड बी इक्वल्स टू 0। तो इसके 0 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर a का इनवर्स क्या होगा, देखिए ऐसी कौन सी इक्विवेलेंस क्लास है जिसको ऐड करने पर, जिसको a के साथ ऐड करने पर हमें 0 मिलेगा। तो यहाँ पर भी हम ये रखेंगे a प्लस एक्स और ये बन जाएगा 0। ठीक है, तो इसका मतलब a प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 0 विच मीन्स x इज इक्वल्स टू माइनस a। बट यहाँ पर माइनस a की रेजिड्यू क्लासेस नहीं होती, क्योंकि रेजिड्यू क्लासेस में आप देखोगे हमेशा एक नेचुरल नंबर मिलेगा। तो यहाँ पर a को हम क्या, इस प्रॉब्लम को हम कैसे रिजॉल्व करेंगे, तो वो देखिए। सो इस कंडीशन को हम इस तरह टैकल करेंगे कि हम x की यहाँ पर माइनस a की जगह हम इसको लिखेंगे n माइनस a, यानी कि जो मॉड्यूलो है, जो मॉड्यूलस है, मॉड्यूलो लेट्स से n इज अ नेचुरल नंबर और इसी मॉड्यूलस पर ये इक्विवेलेंस क्लासेस हैं इसी मॉड्यूलस की, तो n माइनस a हम वहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पर इन्वर्स क्या बनेगा, इन्वर्स बनेगा a का n माइनस a एंड दैट इज इक्वल्स टू देन दिस इज बिलोंग्स टू Zn। अब आप देखिए इसको और इसको ऐड करेंगे तो आपको 0 मिलेगा। कैसे, देखिए a प्लस n माइनस a, तो जो दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये बनेगा a प्लस n माइनस a। तो इसमें a से तो a गया, क्या बच गया, सिर्फ n। और हमें पता है कि मॉडुलस जब भी अपने नंबर का मॉडुलस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, 0। तो दिस इज इक्वल्स टू 0। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये दोनों जब ऐड होते हैं तो क्या देते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट, विच मीन्स दिस इज द इनवर्स ऑफ a। तो a का इनवर्स होगा n माइनस a। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हर एक नंबर के लिए देयर इज अ यूनिक इनवर्स। फाइन। अब हमारी पांचवी और लास्ट प्रॉपर्टी हम प्रूव करेंगे कि वेदर दिस इज अ एबिलियन ग्रुप और नॉट। सो हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी है, अगर हमें प्रूव करना है कि एबिलियन ग्रुप है तो हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, कॉम्यूटेटिव। और कॉम्यूटेटिव प्रूव करने के लिए हमें प्रूव करना पड़ेगा ए बी प्लस अगर है तो b प्लस ए भी होगा, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि अगर कोई इक्विवेलेंस क्लास है जिसमें a प्लस बी है तो वहाँ पर b प्लस ए भी इक्वल ही होगा। देखिए अगर ये दो नंबर ऐसे हैं तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, इसको a प्लस बी, और a प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं, दिस, और इसको हम दोबारा क्या लिख सकते हैं, b प्लस ए। तो इसलिए दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड, तो ये दोनों साइड क्या हो गई, बराबर हो गई। हैंस वी कैन से दिस इज अ कॉम्यूटेटिव ग्रुप। अब हम एक और क्वेश्चन पर आ जाते हैं, वो है वेदर दिस Zn विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इज अ ग्रुप और नॉट। अभी हमने प्लस में देखा था, अब हम देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन में ग्रुप है या नहीं है। बट इसको करने से पहले मेरा आप लोगों से एक सवाल है, क्या ये ग्रुप है,
whether this is a group. देखिए Z के अंदर सभी एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है एक्सेप्ट ओनली वन. एक एलिमेंट ऐसा है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, एंड दैट एलिमेंट इज 0. तो 0 का पूरे ग्रुप के अंदर कोई भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है पूरे सेट के अंदर Z के अंदर. तो विच मीन्स दिस एलिमेंट हैज नो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, विच मीन्स Z इज नॉट ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन. तो जब Z के Z डॉट यानी कि मल्टीप्लिकेशन के अंदर ग्रुप नहीं है तो इसका मतलब Zn भी ग्रुप नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर भी ये एलिमेंट एग्जिस्ट करता है. यानी कि जो 0 की रेजिड्यू क्लास है उसका कोई भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता. इसीलिए हम कह सकते हैं Z इज नॉट अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन. तो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हमें प्रूव करना है कि Z स्टार 5 अंडर द मल्टीप्लिकेशन इज एन एबिलियन ग्रुप विद Z स्टार इज अ नॉन जीरो इंटीजर. देखिए हमने अभी पीछे प्रूव किया था कि ये Zn अंडर द मल्टीप्लिकेशन इज अ ग्रुप. अब हम प्रूव करने जा रहे हैं कि Z स्टार 5 अंडर द मल्टीप्लिकेशन इज एन एबिलियन ग्रुप. तो वहाँ वो ग्रुप नहीं था, बट हम यहाँ पर प्रूव करेंगे ये ग्रुप है. बट कंडीशन यहाँ पर एक लगाई गई है कि दिस इज अ नॉन जीरो इंटीजर. सो इंटीजर अंडर विद द मॉड्यूल 5 इसके जो एलिमेंट्स होंगे क्या होंगे, तो एलिमेंट्स लिख लेते हैं पहले. तो पहला एलिमेंट है 1, सेकेंड एलिमेंट इज 2, थर्ड एलिमेंट इज 3 एंड द फोर्थ एलिमेंट इज 4. तो ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो इंटीजर्स मॉड्यूल 5 के अंदर हमें मिलेंगे. बट यहाँ पे 0 नहीं है बिकॉज Z स्टार इज अ नॉन जीरो इंटीजर. तो यहाँ पर अब हम इसकी एक ऑपरेशन टेबल बना लेते हैं छोटी सी, और देखेंगे कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है या नहीं करता. 2 3 4 ठीक है. इसी तरह यहाँ पर भी 2 3 दिस इज 4. ओके, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हमारा फर्स्ट एलिमेंट 1, सेकेंड एलिमेंट 2, दिस इज आवर थर्ड एलिमेंट and this is our fourth element. This is first, this is second, this is third and this is fourth element. अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को 1 से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1, 1 को 2 से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2, 1 को 3 से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 3, 1 को 4 से करेंगे तो हमें मिलेगा 4 itself. 1 को 2 से करेंगे, 2 को 1 से करेंगे तो मिलेगा 2, 2 को 4 से करेंगे तो क्या मिलेगा 2 को 4 से करने पर 4 ही मिलेगा. 2 को 3 से करने पे हमें मिलेगा 6, जिसमें अगर 5 उसमें से माइनस कर देंगे तो रेजिड्यू बचेगा 1. इसी तरह 2 को अगर 4 से करेंगे तो बचेगा मिलेगा 8, 8 को अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या रेजिड्यू मिलेगा 3. इसी तरह 3 को 1 से करेंगे तो भी यहाँ पर हमें 3 मिलेगा, 3 को 2 से करेंगे तो 6 की जगह हमें मिलेगा 1, 3 को 3 से करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 4, क्योंकि 9 में 4 रिमाइंडर बचता है अगर इसको डिवाइड करें 5 से. 3 को 4 से करेंगे तो बनेगा 12, 12 में रिमाइंडर बचता है 2. इसी तरह 4 को 1 से करेंगे तो ये बनेगा 4, 4 को 2 से करेंगे तो ये बनेगा 3, और 4 को 3 से करेंगे तो ये बनेगा 2, और इसी तरह 4 को 4 से करेंगे तो 16 बनेगा, जिसमें रिमाइंडर बचता है 1. तो ये थी हमारी ऑपरेशनल टेबल, हमने बना ली है. अब हम इसमें देखते हैं हमारी पहली कंडीशन कि वेदर इट इज़ अ क्लोज्ड. क्लोजनेस प्रूव होती है नहीं होती है.
देखिए कोई भी दो एलिमेंट्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 1 से, 1 को 2 से, 2 को 2 से, 2 को 3 से, किसी से भी किसी को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है दैट बिलोंग्स टू Z5। तो सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो किसके अंदर है, Z5 के अंदर ही है, हेंस वी कैन से दिस इज अ क्लोज्ड। फिर सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी आप देख सकते हैं, 1 2 3 को आप ले लीजिए और 1 2 3 को आप ले करके जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एसोसिएटिव भी प्रॉपर्टी यहाँ पर प्रूव होती है। मैं नहीं करने जा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, आप अपने आप कीजिएगा इसको। इसके अलावा यहाँ पर हम देखते हैं, हमें अब चेक करना है कि यहाँ पर कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है या नहीं है। सो आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए बताइए कौन सा होगा। देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट वो एलिमेंट होता है जब ऑपरेशन उसका किसी के साथ लगाया जाए तो वो वही एलिमेंट प्रोड्यूस करे। जैसे कि 1 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 2 ही मिलेगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 3 ही मिलेगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 4 मिलेगा, 2 को 1 से करेंगे तो 2 मिलेगा। तो किसी भी एलिमेंट को किसी से भी मल्टीप्लाई कर लीजिए 1 के साथ तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, वही एलिमेंट मिलेगा। हेंस वी कैन से कि 1 इज अ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो हम या इस पूरे ग्रुप में जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो यूनिक है एंड दैट इज 1। इसके अलावा फिर आता है हमारा नेक्स्ट पार्ट जो कि है इनवर्स। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पार्ट जो कि है इनवर्स। तो हमें प्रूव करना है कि यहाँ पर सभी का, हर एक एलिमेंट का एक यूनिक इनवर्स एग्जिस्ट करता है। आइडेंटिटी हो गया। देखिए इनवर्स का मतलब जब किसी एलिमेंट ए को ए के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें क्या मिले, 1 मिले। तो इनवर्स क्या होगा, देखिए कोई भी एलिमेंट, देखिए 1 को 1 से करेंगे तो 1 मिलेगा, इसका मतलब 1 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो क्या है, 1 है। इसी तरह 2 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 मिलेगा, 2 को 3 से करेंगे तो 1 मिलेगा। इसी तरह 3 को किससे करेंगे कि 1 मिले, 3 को 2 से करेंगे तो 1 मिलेगा। 4 को के केस में 1 कहाँ मिलेगा, 4 पे। तो इसका मतलब 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 है, 4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 4 है, 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 2 है और 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 3 है। हेंस फॉर एवरी एलिमेंट देयर इज अ यूनिक इनवर्स एग्जिस्ट। तो हम कह सकते हैं ये चारों प्रॉपर्टीज यहाँ पर पूरी हो गई। इसका मतलब ये क्या है, दिस इज अ ग्रुप। ये क्या है, ये एक ग्रुप है। इसके बाद हम आते हैं कि क्या ये एबिलियन ग्रुप है। तो एबिलियन ग्रुप के केस में क्या होता है, अगर a इंटू बी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए तो यस इट इज एबिलियन ग्रुप। रीजन बीइंग 3 इंटू 2 is 1 and 2 into 3 is also 1. इसी तरह 4 into 3 is 2 and 3 into 4 is also true. Hence we can say this is also commutative. तो hence it is a abelian group. तो हम कह सकते हैं कि दिस इज अ एबिलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको छोड़ के पहले इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि अभी हमने 5 के लिए किया था, तो अब हम ये पूछ रहा है कि क्या ये 4 के लिए भी ग्रुप होगा या नहीं होगा, चेक वेदर दिस इज नॉट अ ग्रुप। हमें इसको फाइंड करना है क्या ये ग्रुप नहीं है। तो पहले तो देखते हैं इसके अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे। तो एलिमेंट्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, पहले तो 1 होगा, फिर क्या होगा 2 और उसके बाद इसमें होगा 3। तो इस तरह से ये 3 एलिमेंट इस सेट का पार्ट है। अब देखिए ये है मल्टीप्लिकेशन।
तो मल्टीप्लिकेशन के केस में हमने देखा था कि किसी भी चीज़ को ग्रुप प्रूफ करने के लिए पहले हम ये देखेंगे कि ये एक बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। क्या मल्टीप्लिकेशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन Z4। और बाइनरी ऑपरेशन देखने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि इसके किसी भी दो एलिमेंट्स को अगर मल्टीप्लाई करो तो वो उस ग्रुप से बिलोंग करते हैं या नहीं करते हैं। तो आप देखिए, अगर हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 4। 4 का मतलब दिस इज 0, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग यहाँ मोड भी 4 है, दिस इज 4, और 0 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट। हेंस वी कैन से द मल्टीप्लिकेशन is not an binary, not a binary operation on this set। तो हम कह सकते हैं कि ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है ऑन दिस सेट, हेंस इट इज नॉट अ ग्रुप। तो ये ग्रुप भी नहीं होगा। अगर ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है तो ये ग्रुप भी नहीं होगा। ठीक है जी। अब हमने देखा कि Z*5 और Z*4 के अंदर दोनों में क्या डिफरेंस है। अब हम आते हैं अपने जर्नल क्वेश्चन पे कि चेक वेदर Z मॉड्यूलस M under the multiplication is a Boolean group for any prime number m। तो Zm is a non-zero integer। देखिए, हमने 5 वाले केस में देखा था, हमने 5 वाले केस में क्या देखा था कि ये पहले तो जितने भी एलिमेंट हैं वो क्या होते हैं, क्लोज्ड होते हैं। हमने 5 वाले केस में देखा था कि जितने भी एलिमेंट्स को आप मल्टीप्लाई कीजिए वो उसी ग्रुप के साथ बिलोंग करेंगे, बट 4 के केस में ऐसा नहीं था। तो हम यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं कि जो भी एलिमेंट होंगे, क्योंकि m जो है वो एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर के केस में आप 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, तो कोई भी एलिमेंट्स आप ले लीजिए, तो वो सभी एलिमेंट्स के केस में क्या होगा, वो सभी में क्लोज्ड होगा। इसके अलावा सभी एलिमेंट्स क्या होंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फुलफिल करेंगे अंडर दी मल्टीप्लिकेशन। 4 में भी करेंगे, ऐसा नहीं है कि उसमें नहीं करेंगे, 4 में भी करेंगे। ओके, इसके बाद आता है आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी के केस में हमें पता है कि 1 इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द एंटायर नॉन जीरो इंटीजर्स। तो 1 की जो रेजिड्यू क्लास है उसको किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वही रेजिड्यू क्लास आपको वापस मिल जाएगी। तो 1 क्या है, हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट। इसके बाद आता है इनवर्स। अब हम ये चेक करेंगे, यहाँ पर हमें ये चेक करना ज़रूरी है कि क्या सभी कोई भी नंबर है, कोई भी एनी एक्स नंबर है, उसका कोई एक यूनिक इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, एक यूनिक इनवर्स। तो इसको प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं कि एक रेजिड्यू क्लास है, यानी कि क्लास है वो कॉन्ग्रुएंस क्लास है A की, जो कि बिलोंग करती है Zm से। ओके, अब देखिए M क्या है, यहाँ पर प्राइम नंबर है, और क्योंकि ये रेजिड्यू क्लास है तो ऑब्वियस सी बात है ये इससे कम ही होगा। सो विच मीन्स M डज नॉट डिवाइड A। M A को डिवाइड नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि M इससे बड़ा भी है और M प्राइम भी है, तो इसका मतलब वो उसको डिवाइड नहीं करेगा। विच मीन्स अगर हम इसको एक सिंप्लीफाइड टर्म में ऐसे लिख लें तो चलेगा, ये K, इसका मतलब है कि M A का जो ग्रेटेस्ट कॉमन इंटीजर है, दिस मीन्स ग्रेटेस्ट कॉमन इंटीजर ऑफ M A इज 1। दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन इंटीजर क्या है, 1 है, क्योंकि एक तो प्राइम है उसमें से और दूसरा उससे छोटा है। तो इफ दिस कंडीशन एग्जिस्ट देन वी कैन से देयर एग्जिस्ट some xy which are belongs to Z such that
mx plus ay equals to 1. If this condition exists, then mx plus ay equals to 1 where x and y belongs to z. मैं इसको यहाँ दोबारा लिख देता हूँ क्योंकि वो मेरी शायद पिक्चर के पीछे आ गया. तो एम ए इज इक्वल्स टू 1, यानी कि द ग्रेटेस्ट कॉमन इंटीजर बिटवीन m and a is 1. So then there exists some x y such that mx plus ay equals to 1 for some x and y belongs to z. All right, यानी कि अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें इस इक्वेशन को, तो हम इसको कह सकते हैं mx को हम इधर लेके चले जाते हैं इस साइड में. तो इसको एक काम कर लेते हैं, तो हम इस वाली इक्वेशन को यहाँ ले आते हैं. तो हम ए वाई को यहीं रहने देते हैं, एम एक्स को इधर ले जाते हैं और -1 को इधर ले आते हैं. तो ये बनेगा 10. ओके, तो ए वाई -1 और m को हम ऐसे लिख लें. अब देखिए यहाँ पर ये क्या कह रहा है, यहाँ पर ये कह रहा है कि a and ay and 1 are congruent to mod m because their difference is a multiple of m. Their difference is a multiple of m. Hence we can say that ay is congruent to 1 mod m. अब देखिए ay to congruent to 1 mod m, तो इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख लें, इसको इधर ले जाते हैं या दोनों तरफ हम इनवर्स ऑफ ए वाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड पे. तो इसका मतलब y क्या है, y इज अ इनवर्स ऑफ a, यानी कि फॉर एवरी a देयर एग्जिस्ट सम y. For every a there exists some y which is a multiplicative inverse of a. तो हम कह सकते हैं हमारी जो कंडीशन है इनवर्स वाली वो भी यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाती है. तो और हमारी जो 5th कंडीशन है वो है कॉम्यूटेटिव. तो आप चेक कर सकते हैं कि कोई भी दो एलिमेंट्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे. हमने A5 में किया था, A4 में भी आप चेक कर सकते हैं, दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या है वो कम्यूटेटिव होगा. तो इस तरह से हम इस पूरे क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं. ध्यान देने वाली बात है कि ग्रुप ऑफ इंटीजर्स में अगर 0 आ जाता है तो अंडर मल्टीप्लिकेशन वो ग्रुप नहीं बनाते. 0 नहीं होता तो वो ग्रुप बनाते हैं, बट कंडीशन ये है कि वहाँ पर जो m है वो एक प्राइम नंबर होना चाहिए. तो वो एक एबिलियन ग्रुप को फॉर्म करेंगे जिसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस इन ग्रुप ऑफ इंटीजर्स मॉड्यूल n. तो इस तरह हम इन क्वेश्चंस को प्रूव कर सकते हैं और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को कर सकते हैं. आई होप ये चीज़ें आपको यहाँ तक समझ में आई होंगी. तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं. तो ये था इंटीजर्स मॉड्यूलो n, उससे जुड़ी हुई डेफिनेशन, उसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें, उसका कुछ एप्लीकेशन एरियाज़. और आई होप ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा. कभी भी आपके एग्ज़ाम में इंटीजर्स मॉड्यूलो n से रिलेटेड अब कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको ईजिली क्रैक कर पाएंगे इस लेक्चर के हेल्प से, ऐसा हम आशा करते हैं. इसके अलावा अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि बेल नोटिफिकेशन दबाने से हमारे जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम इस प्लेटफॉर्म पर अपलोड करते हैं वो समय रहते आप तक पहुँचें और आप किसी भी इम्पोर्टेंट टॉपिक को मिस ना करें. इसके लिए आप बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइएगा. तब तक के लिए धन्यवाद.